लोकेश और सोनिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनके घर वाले इनकी शादी को तैयार नहीं थे, इसलिए ये दोनों अपने अपने घर से भागकर नोएडा चले गए थे। और यहां इनकी मुलाकात हुई लोकेश के बचपन के दोस्त इमरान से, जो यहां 4 साल से जॉब कर रहा था। देख लोकेश, मैं जिस फ्लैट में रहता हूं वहां पहले से ही मेरे साथ 2 लड़के रहते हैं। तुम दोनों के माँ बाप ने पुलिस कंप्लेंट कर रखी है। ऐसे में मैंने तुमको अपने घर या पड़ोस में रख लिया तो उन्हें तुमको ढूंढने में जरा भी देर नहीं लगेगी। यार, लेकिन कहां जाएंगे हम? कुछ तो सोच। एक जगह है जो लड़का पिछले महीने मेरे साथ रहने आया है। वो इससे पहले एक घर में रहता था। घर वैसे ठीक ठाक है और उसका किराया भी सिर्फ 5,000 है, लेकिन सिर्फ एक परेशानी है। क्या परेशानी है? घर काफी सुनसान इलाके में है और उसके ठीक पीछे कब्रिस्तान है। यह सुनकर लोकेश ने एक बार सोनिया की तरफ देखा, लेकिन इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इन्होंने उस घर को लेने के लिए हामी भर दी। इमरान इन दोनों को लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां एक छोटा सा घर था। उसके अंदर बैठा था एक अधेड़ उम्र का आदमी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल चाचा। वालेकुम सलाम इमरान बेटा। चाचा, ये मेरा दोस्त है। ये दोनों अभी अभी नोएडा आए हैं। इनको रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। बेटा, पैसे की कोई बात नहीं, जब कमाना शुरू कर दो तो दे देना। लेकिन उस घर के पीछे कब्रिस्तान है, इन लोगों को वहां रहने में कोई परेशानी तो नहीं होगी? चाचा, आप हमें बिना एडवांस जमा किए रहने को घर दे रहे हैं, वो भी कम किराए पर। हम इतना तो एडजस्ट कर ही लेंगे। ठीक है इमरान बेटा, तुम इन्हें घर ले जाओ। मैं सुबह इनके लिए नाश्ता लेकर पहुंच जाऊंगा। ये कहकर अब्दुल ने इमरान को घर की चाबी दे दी और फिर इमरान इनको उस घर पर ले गया, जो 2 मंजिला था और दिखने में काफी अच्छा था। उसके आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं था और काफी शांत इलाका था। इमरान ने ताला खोला और ये तीनों अंदर पहुंचे। रात के 10 बजने वाले हैं। अब मैं चलता हूं। यहां पर आराम से रहना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? थैंक्स यार। अरे दोस्त है तू मेरा, इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? यह कहकर इमरान वहां से चला गया और ये दोनों अपने बेडरूम में पहुंचे। ये घर कितना अच्छा है और बड़ा भी है ना लोकेश? हाँ मेरी जान, और सबसे अच्छी बात कि तुम मेरे साथ हो। लोकेश ने सोनिया को कसकर अपनी तरफ खींच लिया और फिर दोनों एक दूसरे की आगोश में चले गए। रात करीब 3 बजे इन दोनों को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। और इनकी आंख खुल गई। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? ये दोनों कमरे से बाहर निकले तो इनको महसूस हुआ कि आवाज छत पर से आ रही है। ये सीढ़ियों से होते हुए छत पर गए तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी बराबर आ रही थी। इन्होंने घर के पीछे की तरफ नजर डाली तो इनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने देखा कि घर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान है, जहां हजारों कब्रें हैं और ये रोने की आवाज भी वहीं से आ रही थी। अब समझ आया कि अब्दुल चाचा ऐसा क्यों पूछ रहे थे। ये दोनों वापस कमरे में गए और जैसे तैसे करके इन्होंने रात गुजारी। कभी पेड़ों की हवाएं, कभी पत्तों की सरसराहट, तो कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज, तो कभी रोने की भयानक आवाजें। इन आवाजों से इनकी नींद बार बार टूट रही थी। सुबह होने पर ये दोनों उठे और पिछली खिड़की खोलकर देखा तो अब कब्रिस्तान काफी शांत दिख रहा था। तभी डोरबेल बजी। लोकेश ने दरवाजा खोला। कैसे हो बच्चों? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूं। अब्दुल के हाथ में 2 पोली बैग थे, जिनमें समोसे और चाय थी। धन्यवाद अब्दुल चाचा। रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? लोकेश ने सोनिया की तरफ देखा। नहीं, सब कुछ ठीक था चाचा। इन दोनों ने ही अब्दुल चाचा को कुछ नहीं बताया। अब्दुल चाचा इनको नाश्ता देकर वहां से चले गए। चलो जान, मैं भी जॉब की तलाश में निकलता हूं, ठीक है? लोकेश ने अपने डॉक्यूमेंट लिए और घर से निकल गया। ये दोनों अब उस घर में आराम से रहने लगे।
दिन में कई अर्थियां वहां आती और दफन होती, लेकिन एक कोना जो इनके घर के ठीक पीछे था, वहां कोई नहीं आता था। लोकेश, मैंने एक चीज नोटिस की है। इस कब्रिस्तान में इस इलाके में कोई नहीं आता, और ये कब्र भी बाकी कब्रों से बहुत बड़ी है, जैसे मरने वाले की हाइट 7 फीट हो। अरे हमें क्या लेना इससे डार्लिंग, मरने वाला मर गया, ये इन लोगों का अपना मामला है। सही कह रहे हो। उस रात करीब 2 बजे सोनिया को कब्रिस्तान का गेट खुलने की आवाज सुनाई दी, और फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो उठी और उसने कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाली खिड़की को खोलकर देखा। अरे, इस समय कौन हो सकता है? सोनिया ने देखा कि कब्रिस्तान के अंदर किसी की चहलकदमी हो रही है। इस समय कब्रिस्तान बहुत ही शांत नजर आ रहा था। दूर दूर तक कब्रें, कुछ पेड़ और ठंडी जमीन। इस समय वहां कोई परिंदा भी पर मारने वाला नहीं था। ऐसे में एक आदमी धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ कुछ था जो कि काले कपड़े से ढका हुआ था। सोनिया उसे गौर से देख रही थी। वो उसी बड़ी सी कब्र के पास आकर रुका जहां कोई नहीं आता था। उस कब्र के सिरहाने एक छोटा सा गड्ढा बना था। उसने कपड़ा हटाया। उसके हाथ में एक काला मुर्गा था, जिसकी गर्दन पूरी तरह से लाल थी, जैसे उसकी गर्दन को लाल रंग से रंगा गया हो। ये कौन है? उस आदमी ने कब्र के सिरहाने बने उस गड्ढे के अंदर वो मुर्गा डाल दिया और फिर हाथ जोड़कर मन ही मन कुछ बोलने लगा। सोनिया उसे बड़ी गौर से देख रही थी। कुछ देर बाद उस मुर्गे की दर्दनाक चीख कब्रिस्तान में गूंज गई, जिसे सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और फिर बिजली की रफ्तार से वहां से चला गया। सोनिया वापस कमरे में गई और फिर लोकेश से चिपक कर लेट गई। दूसरी तरफ वो आदमी कुछ देर बाद अपने घर पर पहुंच गया था। अब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। अब उस विजय को पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अगली सुबह वो आदमी ऑफिस पहुंचा। अरे वाह रोशन, आ गया तू। लगता है आज तुझे अच्छी डांट पड़ने वाली है। आज मुझे नहीं, आज उस विजय को डांट पड़ेगी। तभी अंदर से बॉस की चिल्लाने की आवाज आई। ये क्या किया तुमने? तुमको आज फाइल कंप्लीट करनी थी और अब कह रहे हो फाइल जल गई? सर मैं सच कह रहा हूं। आज सुबह ना जाने कैसे फाइल में आग लग गई, सारे डॉक्यूमेंट भी जल गए और लैपटॉप से भी फाइल डिलीट हो गई। बॉस ये सुनकर आग बबूला हो गया। तभी रोशन कैबिन में पहुंचा। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं वो फाइल कल तक आपको बनाकर दे दूंगा। आप डिटेल्स मुझे दे दीजिए। तुमको पता भी है क्या कह रहे हो? जी सर, मुझे पता है। आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए, मैं सारी फाइल कल तक आपको बनाकर दे दूंगा। बॉस ने रोशन को डिटेल्स दे दी और फिर उसने उसी समय फाइल पर काम शुरू कर दिया। इस तरफ सोनिया घर पर अकेली थी और बार बार उसी कब्र को देख रही थी। उस गड्ढे के अंदर जो मुर्गा उस आदमी ने डाला था, आखिर वो कहां गया होगा? वो घर से निकली और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसको अब्दुल चाचा सामने से आते हुए नजर आए। अरे बेटी, कहां जा रही हो? कब्रिस्तान में औरतें नहीं जाती। अब्दुल चाचा, कल रात मैंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। क्या देखा बेटी? सोनिया ने अब्दुल चाचा को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर अब्दुल चाचा के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, आगे से जब भी तुमको कोई वहां नजर आए तो उसे देखना नहीं, खिड़की बंद कर लेना। लेकिन चाचा ऐसा क्यों? जो कुछ भी मैंने देखा उसका मतलब क्या था? एटलीस्ट मुझे ये तो बताइए। बेटी, उस कब्र के अंदर एक पिशाच दफन है और उसके सिरहाने पर जो गड्ढा है उसके वहां होने की एक खास वजह है। लोग उस पिशाच से अपनी ख्वाहिश मांगते हैं। कहते हैं अगर कोई इंसान एक काले मुर्गे की गर्दन को अपने खून से रंग दे और उस मुर्गे को उस गड्ढे के अंदर डाल दे तो वो मुर्गा उस पिशाच तक पहुंच जाता है। उसके बाद वो इंसान अपनी ख्वाहिश मांग सकता है और फिर जब मुर्गे की चीख सुनाई दे
तो इसका मतलब है कि पिशाच ने उसकी ख्वाहिश सुन ली है और फिर अगले 10 दिनों के अंदर उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ये सुनकर सोनिया को बहुत हैरानी हुई। इस तरफ रोशन भी अपने घर पहुंचा और अपने काम में लग गया। उसे यह देखकर खुद यकीन नहीं हुआ कि जिस फाइल को विजय ने 15 दिन में तैयार की थी, उसने 1 घंटे में उसे तैयार कर लिया। इस तरफ लोकेश घर पहुंचा तो वो बहुत उदास था। क्या हुआ लोकेश? नौकरी नहीं मिली, कहीं भी कोई पोस्ट खाली नहीं है और जो है वो बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं। ये सुनकर सोनिया को बहुत बुरा लगा। उधर अगली सुबह रोशन ऑफिस पहुंचा और उसने बॉस को फाइल थमा दी, जिसे देखकर उसके बॉस बहुत खुश हुए। आज से विजय की पोस्ट पर तुम हो। मैं तुम्हारा प्रमोशन और विजय का मैं डिमोशन करता हूं। रोशन की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी स्टाफ उसके अंदर आए इस बदलाव से हैरान थे। इस तरफ लोकेश घर पर पहुंचा तो अब भी उसका मुंह लटका हुआ था। सोनिया यार, आज भी जॉब नहीं मिली। यह सुनकर सोनिया को बहुत दुख हुआ। दूसरी तरफ रात में ही एक आदमी बाइक पर सवार रोड से गुजर रहा था। रास्ता काफी सुनसान था और रोड पर उसके अलावा कोई नहीं था। सड़क के किनारे लगे एक पेड़ पर कोई बैठा हुआ था। वो जैसे ही उस पेड़ के करीब पहुंचा तो उस पर बैठा शख्स उस बाइक वाले आदमी पर झपटा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रोशन ही था, लेकिन इस समय वो बहुत भयानक दिख रहा था। उसका जबड़ा भेड़िए के जैसा था, खूंखार पंजे, उसकी आंखें भी लाल लाल चमक रही थीं। उसे देखकर उस आदमी की आंखों में खौफ उतर आया। रोशन ने अपना मुंह फाड़ा और उस आदमी की गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। वो आदमी ऐसे तड़पने लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके बाद वो शांत हो गया। रोशन ने आसमान की तरफ देखा और फिर जोरों से गुर्राया। इस तरफ सोनिया को नींद नहीं आ रही थी। लोकेश को जॉब नहीं मिल रही। अब हम लोग कैसे रहेंगे? हमारी शादी, बच्चे, अपना घर, मेरे सारे सपने जिनके भरोसे मैंने मेरे माँ बाप को छोड़ा, वो सब कैसे पूरे होंगे? कब्रिस्तान में खामोशी छाई हुई थी। तकरीबन 4 बजे के समय किसी ने गेट खोला और फिर आगे बढ़ने लगा। ये लड़की सोनिया ही थी। उसके हाथ में एक काला मुर्गा था जिसकी गर्दन पूरी तरह से लाल थी। वो उस कब्र के पास जाकर रुकी और फिर उसने मुर्गे को उस कब्र के सिरहाने बने गड्ढे में डाल दिया और फिर मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाने लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन साथी मेरे लोकेश की अच्छी जगह नौकरी लग जाए और हम लोग बहुत पैसे वाले हो जाएं, बहुत पैसे वाले। इतना कहते ही कब्र के अंदर से मुर्गे की चींख सुनाई दी, जिसे सुनकर सोनिया तेज रफ्तार के साथ अपने घर वापस पहुंची। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो लोकेश उसकी बराबर में ही बैठा मोबाइल में कुछ देख रहा था। अरे लोकेश, आज तुम मुझसे पहले उठ गए। हाँ जान। मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ है लोकेश? मैं कल जिस कंपनी में गया था उनका मेल आया है कि उनके ऑफिस में काम करने वाले एक आदमी की डेथ हो गई है और मैनेजर मुझे उसकी पोस्ट पर रखना चाहते हैं। यह कहकर लोकेश ने उसे गले से लगा लिया और सोनिया को भी बहुत खुशी हुई। इन्होंने साथ में नाश्ता किया और फिर लोकेश ऑफिस के लिए निकल गया। दिन भर उसने मेहनत से काम किया और इस तरफ सोनिया भी बहुत खुश थी। रात को लोकेश वापस आया तो वो अपने साथ काफी सारे शॉपिंग बैग लिए हुए था। अरे ये सब क्या है? इतना अच्छा बॉस मिला है। उसने मेरी सारी बात सुनते ही मुझे 1 महीने का एडवांस भी दे दिया। सोनिया की खुशी का अब ठिकाना नहीं था। इन्होंने अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर लिया और इनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी। एक रात सोनिया को अचानक से बहुत गर्मी लगने लगी। अरे क्या हो गया आज मुझे? इतनी गर्मी क्यों लग रही है मुझे? वो उठी और छत पर चली गई, लेकिन वहां जाते ही उसका शरीर अकड़ने लगा।
उसके नाखून लंबे हो गए, आंखें लाल लाल चमकने लगीं, उसके दांत भी भेड़िए जैसे हो गए और वो एक पिशाचनी बन गई। वो छत से छलांग मारकर नीचे कूद गई और बिजली की रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। बेबी जाने दो ना, सुबह के 4 बज गए हैं। नहीं जान, अभी कुछ देर और रुक जाओ ना। तभी जोरों की धमधमाहट हुई। इन्होंने देखा कि सामने बोनट पर एक भयानक राक्षस बैठा है, जिसे देखकर इनका दिल दहल उठा। तभी कांच तोड़कर सोनिया अंदर घुस गई और इन दोनों की चीख फिजा में गूंज गई। कुछ देर बाद सोनिया कार से निकली। उन दोनों का शरीर पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। सोनिया ने आसमान की तरफ देखा और फिर जोरों से घुर्राई। सुबह 5 बजे सोनिया की आंख खुली तो उसने खुद को कब्रिस्तान में पाया। ये क्या हुआ? रात को जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच था? उसने अपने नाखूनों को देखा जो अब सामान्य थे। अपने दांतों पर हाथ फेरा तो वो भी ठीक थे। लगता है वो सब सपना था, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई? सोनिया उठकर घर में पहुंची और लोकेश को जगाया। लोकेश उठ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। तभी डोरबेल बजी और लोकेश ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस? आपके घर से कुछ ही दूरी पर 2 खून हुए हैं। क्या इन दोनों में से किसी को जानते हैं? इंस्पेक्टर ने उन दोनों लड़के और लड़कियों की फोटो दिखाई तो सोनिया उन्हें पहचान गई और उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मतलब मैं सच में रात को एक पिशाचनी बन गई थी? जी नहीं, हम इनको नहीं जानते। हम अभी यहाँ नए आए हैं। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। लोकेश तैयार होकर फिर से काम पर चला गया। रात को वापस आया और दोनों ने एक खूबसूरत रात गुजारी। और 4 बजते ही सोनिया फिर से पिशाचनी बनी और फिर से अपने शिकार की तलाश में निकल गई। अब इसी तरह वो रोजाना पिशाचनी बनकर लोगों का खून पी रही थी। और दिन में जब होश में रहती तो बहुत ही परेशान रहती। एक रात इसी तरह जब लोकेश सो रहा था तो उसको सोनिया के कराहने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो सोनिया की आवाज है। वो कमरे से निकला तो उसने पाया कि ये आवाज बाथरूम से आ रही है। वो बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो अंदर से बंद था। सोनिया, दरवाजा खोलो। आर यू ओके? अंदर से अभी भी सोनिया के कराहने की आवाजें आ रही थी। लोकेश ने अब व्यू होल से झांक कर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फटी रह गईं। उसने देखा कि सोनिया का शरीर बुरी तरह से अकड़ रहा है। उसकी आंखों का रंग बदल रहा है, उसके नाखून लंबे हो गए हैं और उसके दांत भी भेड़िए के जैसे खूंखार हो गए हैं। वो उल्टे पैरों से पीछे हो गया। सोनिया दरवाजा तोड़ते हुए बिजली की रफ्तार से बाहर निकली और घर से बाहर भाग गई। लोकेश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जहां था वहीं जमीन पर बैठा रह गया। इसी तरह सुबह हो गई। जैसे ही सूरज निकला तो उसको सामने से सोनिया आती हुई नजर आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। सोनिया, कल रात वो सब क्या था? सोनिया ने एक लंबी सांस भरी। लोकेश, जब तुम्हारी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही थी उस समय मुझे अब्दुल चाचा ने एक राज बताया था। सोनिया ने कब्रिस्तान की उस रात से लेकर इच्छा मांगने तक की पूरी बात लोकेश को बता डाली, जिसे सुनकर लोकेश बहुत हैरान हुआ। तुमको एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। ये क्या कर दिया तुमने? मैं तुमको परेशान नहीं देख सकती थी। डर था कि कहीं हम दोनों को हमारे घर वालों ने ढूंढ लिया तो हमारा क्या होगा। यह सुनकर लोकेश ने कुछ सोचा और फिर बोला, तुम यहीं रुको, मैं अब्दुल चाचा को बुला कर लाता हूं।
लोकेश उसी समय अब्दुल चाचा के घर पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। या अल्लाह, वो पिशाच तो एक शैतान है। उसने शैतान से सौदा किया। अब्दुल चाचा, मेरी बीवी को बचा लीजिए। वो कब्र ख्वाहिश पूरी करती है ये तो मुझे मालूम था, लेकिन जिसकी ख्वाहिश पूरी होती है वो पिशाच बन जाता है, ये बात मुझे पता नहीं थी। तो अब क्या होगा चाचा? मैं मौलवी साहब को साथ ले लेता हूं, हो सकता है वो हमारी इसमें कुछ मदद कर सके। अब्दुल चाचा ने अपने घर के करीब दरगाह पर रहने वाले एक मौलवी साहब को साथ लिया और मौलवी साहब इन सभी के साथ कब्रिस्तान पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कब्र के सिरहाने खड़े होकर कुछ आयतें पढ़ी। उसके बाद उन्होंने आंख खोली। वो पिशाच लोगों को छल रहा है। वो उनकी ख्वाहिश पूरी करने से पहले उनके खून का स्वाद चखता है। जो ख्वाहिश पूरी करने वाला इंसान मुर्गे की गर्दन पर लगाकर खुद उस तक पहुंचता है और पिशाच खून चख ले, तो इसका यह मतलब है कि वो अपने बिना पैर वाले शरीर को छोड़कर हर रात उस इंसान के अंदर आ सकता है और अपनी खून की प्यास बुझाकर फिर से अपने शरीर में आ जाएगा। और जब तक कोई दूसरा इंसान ख्वाहिश नहीं करता, तब तक उसका कब्जा उसी इंसान के शरीर पर रहेगा। हे भगवान, मौलवी जी, हम इसे मार नहीं सकते क्या? अगर तुमने उसके शरीर में दिन में आग लगा दी तो इससे कुछ नहीं होगा। वो सोनिया के शरीर पर ही अपना हक जमाएगा। अगर उसे मारना है तो जिस समय वो सोनिया के शरीर में होगा तभी सोनिया पर चांदी के खंजर से हमला करना पड़ेगा। नहीं मौलवी साहब, मैं मेरी सोनिया को कैसे मार सकता हूं? तो फिर हमें इंतजार करना होगा कि कोई दूसरा आदमी आए और अपनी ख्वाहिश मांगे। रात के करीब 3 बजे लोकेश अपने हाथ में मुर्गा लिए कब्रिस्तान पहुंचा। उसने मुर्गे को गड्ढे में डाला और फिर अपनी ख्वाहिश मांगी। उसके बाद वो आकर सोनिया के पास बैठ गया। ये तुमने ठीक नहीं किया लोकेश, अब तुम पिशाच बन जाओगे। कोई बात नहीं। उसके बाद ये दोनों सो गए। अगली सुबह लोकेश काम पर चला गया, लेकिन उसका मन बहुत अशांत था। रात को खाना खाने के बाद उसने सोनिया के पानी में कुछ मिला दिया, जिसे पीते ही सोनिया को नींद आ गई और लोकेश ने उसे सोफे पर ही लिटा दिया। उसके बाद वो कब्रिस्तान में पहुंचा, जहां पर मौलवी साहब और अब्दुल चाचा पहले ही मौजूद थे और उन्होंने पिशाच की कब्र खोदकर उसका शरीर भी बाहर निकाल लिया था। हमने इस कब्र को खोद दिया है, लेकिन तुम सच में यह करना चाहते हो? हाँ, मैं अपने आप को दरिंदा बनकर लोगों की जान लेते हुए नहीं देख पाऊंगा। जैसे ही मेरे अंदर वो शैतान आएगा तो आप मेरे ऊपर चांदी के खंजर से हमला करके मुझे खत्म कर देना। ये सभी अब लोकेश के पिशाच बनने का इंतजार कर रहे थे और अंदर सोनिया बेहोश थी, क्योंकि लोकेश ने उसे नींद की गोली दी थी। करीब 1 बजे लोकेश के शरीर में अकड़न होने लगी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और देखते ही देखते वो पिशाच बन गया। वो मौलवी साहब और अब्दुल चाचा की तरफ देखकर गुर्राया। उसने अब्दुल चाचा पर हमला बोल दिया, लेकिन तभी मौलवी जी ने उसके हाथ पर चांदी के चाकू से हमला किया, जिसे लगते ही लोकेश बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा, आह, धोखेबाज। इस तरफ सोनिया को भी अब होश आ गया था। वो उठी और बाहर निकलकर कब्रिस्तान में पहुंची। लोकेश जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। सोनिया ने उसे थाम लिया और आंसू बहाने लगी। लोकेश, ये तुमने क्या किया लोकेश? इसको मारने का एक यही तरीका है, और कुछ नहीं। तभी लोकेश के शरीर से एक रोशनी निकली और फिर पिशाच के शरीर में चली गई। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। ये देखकर ये सभी हैरान रह गए, लेकिन तभी लोकेश हिम्मत करके उठा और उसने मौलवी साहब से चाकू छीनकर
पिशाच के सीने में दे मारा। पिशाच के शरीर में जलन होने लगी थी। लोकेश का शरीर जख्मी था, इसलिए वो वापस उसके शरीर में भी नहीं जा सकता था। देखते ही देखते उसका शरीर जल गया और पूरी तरह से राख बन गया। लोकेश, ये सब क्या था? पिशाच को तभी मारा जा सकता था जब वो किसी इंसान के शरीर में हो, लेकिन एक विधि और थी। अगर वो इंसान जख्मी हो जाए और पिशाच अपनी मर्जी से उसका शरीर छोड़ दे, तो पिशाच को कुछ देर के लिए अपने अधूरे शरीर में आना पड़ेगा, तभी उस पर हमला करके उसे मारा जा सकता था। वो ही हमारा प्लान था। लेकिन तुम होती तो तुम कभी भी मुझ पर इन लोगों को हमला नहीं करने देती, इसीलिए तुमको बेहोश किया था। यह सुनकर सोनिया ने लोकेश को कसकर गले लगा लिया। उसके बाद मौत का यह सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन इन दोनों को हमेशा याद रहेगी कब्रिस्तान की वो रात और अपनी वो आखिरी ख्वाहिश।